हाय स्टूडेंट्स, आज है कार्यपत्रक 21 और इसमें हम लोग लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ समझेंगे। इससे पहले के कार्यपत्रक में भी हम लोगों ने लोकतंत्र के अर्थ को जाना है और ये कार्यपत्रक कक्षा 9 के लिए है। सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में जानना है। तो इसमें लोकतंत्र का जो बृहत्तर अर्थ है उसको बड़े पैमाने पर लोकतंत्र का क्या अर्थ हो सकता है उसको हम लोग इस वर्कशीट के माध्यम से समझेंगे। कहा जा रहा है कि हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया। सबसे पहले तो आप लोग इस शब्द पर ध्यान दीजिए कि लोकतंत्र को आपने भूला तो नहीं। लोकतंत्र का मतलब होता है वैसा तंत्र, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों की भागीदारी हो। तो इस शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं और क्या इसकी हानियां हैं, इसको हमने पीछे के वर्कशीट में देखा है और आप लोग पीछे के वर्कशीट को जरूर देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में ये हमारे प्लेलिस्ट में दी हुई है। इससे आपको लोकतंत्र की बेहतर समझ बनेगी। और यह निष्कर्ष निकाला, सारा देखने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। जिस शासन व्यवस्था में शासक जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं वो शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। और इसको जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। मतलब हमारे देश को छोड़ करके, हमारे देश के अलावा अगर कोई दूसरा देश भी है जहाँ लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे देश के लोग शासन चला रहे हैं और सब लोग एक जगह बैठ करके निर्णय ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। मतलब कि या तो कहीं कहीं वोटिंग सिस्टम होती है या फिर बहुमत शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। मतलब कि या तो लोग बहुमत से जिस बात का फैसला करेंगे वही निर्णय लागू होगा, और बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। क्योंकि जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है कि हर जगह सारे व्यक्ति को एकत्रित करके कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। इसलिए फैसला लेने के लिए हम लोग जनता से कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करवाते हैं और वो जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हमारे डेलीगेट होते हैं, हमारी बातों को ले जा कर के शासन में रखते हैं, सरकार में रखते हैं। तो उसी को बहुमत शासन द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कहा जाता है। तो अब कह रहा प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन क्यों, लोकतंत्र में प्रतिनिधि ही शासन क्यों चलाएंगे। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रतिनिधि ही शासन क्यों चलाएंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता है। अगर पूरे देश के लोगों को एक जगह बैठाया जाए या फिर किसी एक राज्य के लोग को भी एक जगह बैठा दिया जाए तो कहीं भी इतना बड़ा फील्ड नहीं है और इतनी बड़ी जगह नहीं है और ये व्यवस्था कुव्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता या कौशल, योग्यता का कौशल नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, ठीक ना, और सारी बातें वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन सभी बातों में हमें एक बात उभर के आती है कि लोकतंत्र में जब भी शासन व्यवस्था चलेगी तो वो प्रतिनिधियों के माध्यम से ही चलेगी। अब करा विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र, जरा सोचे निम्न स्टेज पर लोकतंत्र कैसा होता है। यहाँ है कि परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। इसको हमें सोचना है कि जितने भी फैसले होते हैं वो सभी सदस्य मिलकर लेते हैं या घर का मुखिया अकेला लेता है। कुछ ऐसे फैसले होते हैं कि घर का मुखिया अकेला लेता है और कुछ ऐसे भी फैसले होते हैं कि सभी सदस्यों की राय और विमर्श उन फैसलों में होती है। कराए कक्षा में एक शिक्षक द्वारा, ये भी लोकतंत्र हुआ। ये जो जितना उदाहरण आप देख रहे हैं ये सारे लोकतंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट कर रहा है कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त न देना। क्या ये उचित है कि शिक्षक ही सिर्फ पढ़ाते रहें और बच्चे सवाल न पूछें? तो यह भी सही नहीं है। वहाँ बच्चे अपनी सवाल पूछ सकते हैं, ये होना चाहिए। इस पर आप विचार कीजिए।
और नेक्स्ट है एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। ऐसे बहुत से उदाहरण अभी भारत में दिख रहे हैं कि पार्टी एक पूरे परिवार के अंदर ही चलती है। तो इस तरह का फैसला लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है और लोकतांत्रिक होने का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, जबकि पूरे पार्टी का फैसला सिर्फ एक परिवार ले या फिर कोई एक नेता या व्यक्ति ले। आइए देखते हैं, वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का महत्व यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद, मतलब जितने लोगों को फैसला प्रभावित करेगा उन सभी लोगों के साथ विचार विमर्श होना चाहिए। उनकी स्वीकृति, फैसले से फैसला लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। मतलब कि लोकतंत्र में जो भी फैसला लिया जाए वो समाज के सबसे निम्न व्यक्तियों से भी लेकर के और समाज के उच्चतम व्यक्ति तक में उस फैसले के प्रति विश्वास हो और उनमें उनकी भागीदारी हो। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार लागू होती है कि उस किसी भी फैसले में या परिवार हो तो परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए, और अगर कोई संगठन है तो उस संगठन में संगठन के सभी सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक ना। या कोई पार्टी है तो उस पार्टी में भी पार्टी के सभी सदस्यों की भागीदारी किसी भी निर्णय में होनी चाहिए। अब कह रहा है लोकतंत्र और नागरिक। तो आइए अब देखते हैं लोकतंत्र और नागरिक। लोकतंत्र में नागरिकों की क्या भागीदारी होती है और नागरिक का क्या महत्व है। कह रहा है एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। मतलब लोकतांत्रिक होनी चाहिए मतलब उस निर्णय में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आदर्श लोकतंत्र मतलब वैसा लोकतंत्र जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो और कहीं से कोई सवाल नहीं उठता हो। तो कह रहा है कि उसमें निर्णय लोकतांत्रिक होना चाहिए। और नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं, ठीक ना, हम जो नागरिक हैं भारत के, तो नागरिक होने के कारण जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। इसीलिए हमारे देश के संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य दिया गया है। मूल कर्तव्य संविधान में अगर मूल अधिकार दिया हुआ है, एक तरफ मूल अधिकार है तो दूसरी तरफ संविधान में मूल कर्तव्य का भी वर्णन दिया हुआ है कि अगर हमारा संविधान कुछ अधिकार देता है अपने जनता को तो जनता का कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो वहीं कह रहा है कि उस कर्तव्य के अनुसार, हमारे संविधान में जो कर्तव्य है उसके अनुसार अगर हम रहेंगे तो हम देश के लोकतंत्र को अच्छा बना सकते हैं। और अगर हम यदि अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे तो हमारा लोकतंत्र खराब भी हो सकता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है कि अगर नागरिक अपना अधिकार, अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाते हैं तो वो लोकतंत्र की ताकत कहलाती है, और अगर नागरिक सही ढंग से अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो वो लोकतंत्र की कमजोरी बन जाती है। और देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। अगर उस देश के नागरिक अच्छे ढंग से काम करेंगे, मतदान में भाग लेंगे, अच्छी सरकार चुनेंगे तो देश का भविष्य भी अच्छा होगा, और नहीं नागरिक अगर अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे तो देश का भविष्य भी खराब हो जाना है। तो इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती है। अगर नागरिक सक्रिय हैं तो राजशाही लोकतंत्र में नहीं प्रवेश कर पाती है। तानाशाही का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति सत्ता पर आसीन हो गया तो अब वो अपनी मर्जी का ही सत्ता चला रहा है। इस तरह की व्यवस्था अगर नागरिक सक्रिय हो जाएंगे तो नहीं चलेगी। या एक दल की शासन व्यवस्था, अगर आप देखते हैं कि एक ही दल की शासन व्यवस्था है तो आप दूसरे दल को भी थोड़ा समय दीजिए और सरकारें बदलनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक एक ही दल की सरकार रहने से देश की शासन व्यवस्था उच्च कोटि की नहीं हो पाती है। समय समय पर सरकार भी बदलनी चाहिए और इसका पूरा का पूरा अधिकार और ये कर्तव्य जनता के हाथ में जाता है, और ये जनता पर ही निर्भर करता है कि जनता किसी एक दल की सरकार को कितने दिन तक रहने देती है। तो इस तरह से आपका ये वर्कशीट 21 लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ समझाया। अब इस पर आधारित जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को हम करते हैं।
आइए अब इसके एक एक प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, जनता अपने मतदान द्वारा जिन लोगों को चुनती है उन्हें लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कहा जाता है। जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें जनता की बातों को सरकार के समक्ष रखने और फैसले लेने का अधिकार होता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। ये हमने पढ़ा भी है। तो कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन हो सकता है और होता है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक तरीका क्या है? तीसरा प्रश्न का उत्तर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसला जनता के प्रतिनिधि लेते हैं और उस फैसले में प्रतिनिधियों द्वारा समाज के सभी वर्गों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि सबके हितों की पूर्ति हो सके। यही लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया है। और नेक्स्ट है, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? तो चौथे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों को अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। अगर नागरिक सक्रिय रहें तो लोकतंत्र में राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था नहीं पनपेगी। ये नागरिकों के हाथ में है। तो इस तरह से आपका ये वर्कशीट नंबर 21 कंप्लीट हुआ। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें।